रविवार 15 अगस्त 2021 को लगभग 20 वर्षों की लंबी अनुपस्थिति के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को फिर से कब्जा कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन के वापसी के बाद तालिबान ने पुनः संगठन और विस्तार शुरू कर दिया। पश्चिमी बलों द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित की गई अफगान राष्ट्रीय सेना से बहुत कम विरोध मिलने के कारण तालिबान केवल और अधिक साहसी हुए और उन्होंने गांवों, कस्बों, शहरों और फिर पूरे प्रांतों को फिर से कब्जा करने के लिए लगभग ब्लिट्जक्रिग शैली का अभियान शुरू कर दिया, जब तक कि वे एक बार फिर से एक ऐसी भूमि के नियंत्रण में नहीं थे जिसने लगभग 50 वर्षों के अधिकांश समय के लिए केवल रक्तस्राव को ही जाना है। तालिबान की कहानी 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अफगानिस्तान की कहानी है। इस्लामी विचारधारा में लिपटे हुए, जिससे कई प्रमुख मुस्लिम देश आगे बढ़ चुके हैं, तालिबान के अधीन अफगानिस्तान हमेशा वह भूमि थी जिसने बाहरी लोगों के प्रभाव को संघर्ष, क्रूरता और हमेशा रक्त में रोका। विश्व की महाशक्तियों द्वारा अफगानिस्तान को सांस्कृतिक रूप से विश्व दृष्टिकोण के अधिक सामंजस्य में लाने की कोशिशें, विशेष रूप से महिलाओं के उपचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में एक क्षेत्र प्रस्तुत किया है जहां आधुनिक दुनिया के उपकरणों ने पुराने के निर्णय के साथ युद्ध किया। लगभग हर विदेशी शक्ति जिसने अफगानिस्तान से जुड़ने का प्रयास किया, अंततः वहां अपने मिशन में विफल रही, जिससे अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रस्थली कहा जाता है। इस 2 भागों के विशेषांक के पहले भाग में हम अफगानिस्तान के आधुनिक इतिहास, तालिबान की उत्पत्ति और विचारधारा की जांच करेंगे और उनके उत्थान, पतन और सत्ता में वापसी का चार्ट बनाएंगे। यह तालिबान की कहानी है। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। 19वीं शताब्दी में आधुनिक अफगानिस्तान उत्तरी रूसी और दक्षिणी ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित करता था, के बीच में फंसा गया था। इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को महान खेल कहते हैं। ब्रिटेन देश को नियंत्रित करने में अधिक आक्रामक था। 2 प्रमुख संघर्षों में से दूसरे ने अफगान भूमि को ब्रिटेन को सौंप दिया और अपने विदेशी मामलों का नियंत्रण खो दिया। अफगानिस्तान एक भू अवरोधित देश होने के कारण पड़ोसियों की कृपा पर निर्भर था। 19वीं सदी के अंत तक अफगानिस्तान ब्रिटेन का ग्राहक राष्ट्र बन गया था, जो ब्रिटिश हथियारों, सामान और पैसे के बदले में रूसी साम्राज्य को दूर रखने में मदद कर रहा था। दुरंद लाइन की स्थापना ने अफगानिस्तान की सीमाएं स्पष्ट की, लेकिन इसने पश्तून जैसी जनजातियों को अफगानिस्तान और भारत में विभाजित कर दिया। पश्तून लोगों ने इस लाइन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे लंबे समय से वहां रहते थे और खानाबदोश जनजातियां नई सीमा को आम तौर पर पार करती थीं। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अफगानिस्तान एक दोहरी दुनिया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी जनजातीय रीतियां बनी रहीं, जबकि शहरों जैसे काबुल में राजा हबीबुल्लाह के नेतृत्व में आधुनिक राष्ट्रीयता विकसित हुई। अब अफगानिस्तान के शासक ब्रिटिश के कठपुतली होने की अपमानजनक स्थिति से थक चुके थे और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। जब तक हबीबुल्लाह की हत्या उनके पुत्र अमानुल्लाह ने नहीं की और सिर्फ 1 सप्ताह शासन करके अपने भाई से सिंहासन छीना, तब तक अफगानिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। इसने तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत की, जो 1919 में शुरू हुआ, 2 साल चला और उसके बाद अफगानिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अमानुल्लाह के लिए अफगानिस्तान में शांति नहीं थी। वे अपनी साम्राज्य पर पूरी तरह से शासन करना चाहते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें शक्ति को जनजातीय और धार्मिक नेताओं से दूर करना चाहिए, जो इसे स्वाभाविक रूप से विरोध करते थे। इस प्रकार अमानुल्लाह ने अपने छोटे शासनकाल में अपने सुधारों के विरोध में विद्रोहों से लड़ाई की, जो सामान्य अफगानिस्तान को बेहतर शिक्षा और भूमि अधिकार देने के लिए थे। 1919 में अमानुल्लाह को शक्ति से हटाया गया और नादिर खान ने एक संक्षिप्त शक्ति संघर्ष के बाद सिंहासन जब्त किया। खान ने जनजातीय नेताओं को शक्ति रखने की अनुमति दी, परंतु कुछ समुदायों के असंतोष से उन्हें निपटना पड़ा।
1933 में उनकी हत्या हुई और पुत्र जाहिर ने सत्ता संभाली। जाहिर की शासनकाल उनके पिता की तुलना में काफी लंबी चली, लेकिन इसमें वैचारिक उत्थान था जिसे उनके चाचा ने उत्तेजित किया, जो उनकी सरकार में क्रमशः प्रधानमंत्री थे। 1955 में जाहिर के चचेरे भाई दाऊद ने प्रधानमंत्री बने और उन्होंने राजा को सैन्य सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर झुकने को कहा। फिर 1927 में जाहिर ने अपनी सबसे बहादुर चाल चलाई जब उन्होंने नई लोकतंत्र की नीति के तहत संविधानिक मोनार्की विकसित करने की कोशिश की, जो 1904 से 1973 तक चली। इस दौर में बुद्धिजीवियों को अधिक स्वतंत्रता मिली और महिलाएं कार्यस्थल और सरकार में शामिल हुईं। हालांकि नाम के बावजूद अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों की स्थापना का नियमन करने वाली विधाई विफल रही। 1973 में दाऊद ने सैन्य और सोवियत संघ के सहयोग से जाहिर के खिलाफ तख्तापलट की नेतृत्व की और सरकार पर नियंत्रण कर लिया। दाऊद के अधीन देश ने फिर से व्यापक सुधारों का सामना किया, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक समाजवादी इस्लामी राज्य बनाना था। शहरों में पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर पश्चिमी शैली के कपड़े पहनने लगे जब वे पहली बार साथ पढ़ाई और काम करने लगे, जिससे अफगान समाज के अधिक संविधानशील तत्वों की अवहेलना हुई। सत्ता संभालने के सिर्फ 5 साल बाद दाऊद ने 1978 की 27 अप्रैल को अपने शक्तिशाली तबादले का सामना किया। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट जनतांत्रिक पार्टी एशिया पैसिफिक डांस एसोसिएशन के हाथों में, जिसने सैन्य को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया। ताकतवर तबादले के बाद एशिया पैसिफिक डांस एसोसिएशन उस बात पर उलझ गई कि अब जब शक्ति है तो क्या करना चाहिए, और इसमें 2 दल उभरे। अंत में नूर मोहम्मद तराकी द्वारा नेतृत्व किए गए दल ने विजयी होकर पार्टी में उन लोगों को निकाल दिया जो उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तराकी ने अफगानिस्तान में और भी क्रांतिकारी सुधारों की प्रेरणा की, जिसमें सोवियत संघ द्वारा समर्थित कठोर समाजवादी शासन लागू हुआ। यह शीत युद्ध की चरम सीमा पूर्व और पश्चिम के बीच थी, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका गहरे रूप से परेशान थे कि तराकी की सरकार और सोवियतों के बीच संबंध और इसका क्या प्रभाव क्षेत्र पर होगा। जब अफगानिस्तान के नेता तराकी के सुधारों का विरोध हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें धन और हथियारों के साथ मौन सहायता दी। अफगानिस्तान में समाजवादी प्रगतिवादी नीतियों की पारंपरिक इस्लामिक मान्यताओं से टकराव को मानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिरोध को बढ़ावा दिया, दावा करते हुए कि कम्युनिस्ट नास्तिक हैं और उनकी उद्देश्य इस्लाम को समाप्त करना है। इसी दौरान सोवियत संघ, जो तराकी का समर्थन कर रहा था, मानता था कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ने उसे आदिवासी नेताओं की नाराजगी को संभालने के लिए अपने सुधारों को धीमा करने की सलाह दी। तराकी ने इनकार किया और जल्द ही विद्रोह का सामना करना पड़ा, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों से बल्कि उनकी खुद की सेना से भी, जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाने में सहायता की थी। 1979 के सितंबर में जब तराकी को एशिया पैसिफिक डांस एसोसिएशन के एक प्रतिद्वंद्वी ने हफीजुल्लाह अमीन के नाम से हत्या की, तब अफगानिस्तान पूरी तरह से गृह युद्ध के कगार पर था, जिसने सत्ता की बागडोर संभाली। अमीन ने संयम स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की, जिससे वॉशिंगटन खुश हुआ, पर मॉस्को डर गया। अगर अफगानिस्तान अमेरिका का सहयोगी बनता तो संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाएं सोवियत संघ की दक्षिणी सीमाओं पर स्थापित हो सकतीं, जो शीत युद्ध में गंभीर अस्थिरता का कारण बन सकता था। इसलिए इसे रोकने के लिए 1979 की क्रिसमस ईव पर दुनिया के झटके के साथ सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान की सीमा पार की, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और युद्ध विमान समर्थन दे रहे थे। सोवियत नेता ब्रेजनेव ने कहा कि वे देश की व्यवस्था बहाल करने के लिए आए थे, पर वास्तविकता यह थी कि वे वहां अपना कब्जा बनाए रखने और अमेरिकियों को बाहर रखने के लिए थे। हमले में अमीन की मौत हुई और उनकी सरकार को बब्रिक करमल की नेतृत्व वाली सोवियत इच्छाओं से अधिक अनुकूल सरकार ने बदल दिया। हालांकि सोवियतों के लिए यह त्वरित समाधान नहीं था, उन्हें उन जनजातियों और दलों से लड़ना पड़ा जो उनके प्रभाव के खिलाफ थे, और कई अफगान ने उन्हें अपने धर्म को नष्ट करने वाली क्रूसेडर सेना के रूप में माना। इसलिए सोवियतों को एक रक्त रंजित, क्रूर, चल रहे सैन्य अभियान में देश को धारण करने के लिए मजबूर किया गया। सोवियत आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय निंदा त्वरित और विशेष रूप से अमेरिका और संयुक्त राज्य में मजबूत थी। हाल ही में चुने गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर
और संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर के बीच आक्रमण के दोपहर में एक फोन कॉल में कार्टर ने अमेरिका के स्थान को यह कहकर रूपरेखित किया, सबसे पहले हम सोवियत हस्तक्षेप को अफगानिस्तान में एक अत्यंत गंभीर विकास मानते हैं। उन्होंने वास्तव में एक उचित राष्ट्र को एक कठपुतली राष्ट्र में बदल दिया है और मुझे लगता है कि इसका उस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर गहरा सामरिक प्रभाव होगा। दूसरी बात, मेरा मानना है कि हमें इस कार्यवाही को सोवियत संघ के लिए राजनीतिक रूप से महंगा बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उन्हें दंड के बिना नहीं जाने देना चाहिए। पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और 1980 में संयुक्त राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया। फिर भी दोनों देशों के खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। पश्चिम जल्दी ही सोवियत के खिलाफ अफगान एंटी कम्युनिस्ट बलों का सहयोग करने में अधिक सक्रिय हो जाएगा। प्रारंभिक रूप से पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा और MI6 ने हमलावर राइफल खरीदे और उन्हें सोवियत से लड़ने वाले समूहों को पाकिस्तान के माध्यम से पहुंचाया और यह सहायता समय के साथ वृद्धि होती गई। सोवियत बलों ने अफगानिस्तान के प्रमुख जनसंख्या केंद्रों पर शीघ्र ही नियंत्रण प्राप्त किया और KGB शीघ्र ही हस्तक्षेप के विरोध में लोगों को गिरफ्तार कर रहा था। ग्रामीण समुदायों की खानाबदोश प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें खोजना कठिन पाया गया, क्योंकि वे लगभग हमेशा या तो चलते रहते थे या गुफाओं और पहाड़ों में छिपे रहते थे, जिससे उन पर हमले की योजना बनाना कठिन हो गया। सोवियत की स्थिति अफगानिस्तान के उपयुक्त मानचित्रों की कमी के कारण और अधिक जटिल हो गई, जिनमें से कई में कई मील तक की अशुद्धियां थीं। इस प्रकार सोवियत वायुसेना ने अंतोनोव AN-30 जैसे विमानों का उपयोग करके इतिहास में उस समय तक अफगानिस्तान के सबसे विस्तृत मानचित्र बनाने के लिए एक विशाल हवाई सर्वेक्षण अभियान शुरू किया। सोवियत सेनाओं ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के खिलाफ पश्चिमी यूरोप में युद्ध के लिए तैयार रणनीतियों का उपयोग किया, लेकिन ये एक गेरिला बल के खिलाफ, जो अपनी भूमि और युद्ध की अपनी शर्तें जानते थे, अप्रभावी थे। सड़कें और ट्रैक सोवियत सेनाओं के लिए घातक थे, इसलिए वे बिना कवचित वाहनों में कभी नहीं तय किए गए थे। सोवियत प्रचार अक्सर अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को कुएं खोदते और स्कूल निर्माण करते हुए दर्शाता था। वास्तविकता अलग थी। सैन्य भर्तियों का मनोबल तेजी से कम हो गया जब उन्हें अपने गृहनगरों से बाहर और अज्ञात विदेशी दुनिया में धकेला गया, एक अनंत युद्ध लड़ने के लिए। वियतनाम युद्ध की चरम स्थिति में सोवियत सैनिकों ने भी शराब और नशीली दवाओं का सहारा लिया, जैसा कि कई संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों ने किया था, जो अनिवार्य रूप से कई इकाइयों की अनुशासन विफलता का कारण बना। सोवियत आक्रमण के बाद प्रतिरोध मुख्यतः भूमिपुत्रों से आया, जिन्होंने वर्षों की आंतरदलीय लड़ाई के बाद बचे हुए हथियारों से खुद को शस्त्रित किया। विश्वसनीय रूप से कई अभी भी 1919 और अंतिम अंग्लो अफगान युद्ध के समय की बोल्ट एक्शन राइफल से शस्त्रित थे, जिन्हें पिता से पुत्र को सौंपे गए थे। अफगानिस्तान के अस्थिर इतिहास में इन्हीं दलों ने अपने हित में कार्यरत किसी भी एक नेता को देश पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करने से रोका। इससे सोवियत और अफगान कम्युनिस्टों को फायदा होना चाहिए था, क्योंकि यह इनका संघर्ष एक समन्वित प्रतिरोध आंदोलन से नहीं था। हालांकि सोवियत के खिलाफ लड़ाई अलग थी, हालांकि वे मुख्य बिंदुओं पर अलग थे, परंतु सभी जनजातियों में एक सामान्यता थी। वे सभी इस्लामी थे और नास्तिक कम्युनिस्टों से अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हुई अफगान जनजातियां। कुछ ने बड़े प्रतिरोध कोशिकाओं के साथ काम किया, जबकि दूसरों ने पारंपरिक दुश्मनों से सहन नहीं कर पाने पर उनके बीच युद्ध विराम घोषित कर दिया, जब वे सोवियत आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे। अफगान प्रतिरोध को सामूहिक रूप से मुजाहिदीन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुस्लिम धर्म के लिए लड़ने वाले। वे लोग जो क्षेत्र और पश्चिम में थे और जिन्हें सोवियतों को अफगानिस्तान में हराना चाहिए था, उन्होंने मुजाहिदीन को स्वतंत्रता सेनानियों और वैश्विक कम्युनिज्म के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा, जिसे पुस्तकों और फिल्मों में दिखाया गया। यह पश्चिमी लोगों को उनके हथियार और वित्तीय सहायता के लिए प्रोत्साहित करता था, साथ ही राय को मॉस्को के खिलाफ दृढ़ रखता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य सरकारों ने पाकिस्तान के साथ कसकर काम किया ताकि अफगानिस्तान में भारी हथियारों को भेज सकें और मुजाहिदीन बलों को उन्हें चलाने के तरीके में प्रशिक्षित कर सकें, ताकि सोवियत के तकनीकी धार लड़ सकें। 1985 में
मुजाहिदीन वह हथियार प्राप्त करेंगे जो उनके सोवियत के खिलाफ युद्ध को परिभाषित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एंटी सोवियत लॉबियस्ट जैसे कि फ्री द ईगल समूह मुजाहिदीन के खिलाफ कम्युनिस्टों के समर्थन में उनके द्वारा देखे गए तुच्छ प्रयास से नाराज थे। उन्होंने तर्क किया कि कनाडा को सोवियत के तकनीकी लाभ को काउंटर करने और विशेष रूप से उनके शक्तिशाली हमला हेलीकॉप्टरों को काउंटर करने के लिए लड़ाई में अधिक उन्नत हथियार आयात करना चाहिए। इस प्रकार पाकिस्तान अधिकारियों के साथ समन्वय करके कनाडा ने मुजाहिदीन को FM-82 स्टिंगर मानव निर्मित पोर्टेबल वायु सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रशिक्षित और सज्जित करना शुरू कर दिया। इस हथियार का प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। अब मुजाहिदीन हमेशा सोवियत विमानों से छिपने की बजाय वे उनसे सीधे मुकाबला कर रहे थे। यह सोवियत वायुदल के लिए एक छोटा तीव्र झटका था, जिन्हें शुरुआत में छोटे सतह से वायु मिसाइल के खिलाफ बहुत कम बचाव था। बाद में डिकॉय फ्लेयर्स का उपयोग इसके इंफ्रारेड सीकर को भ्रमित करने के लिए किया गया, लेकिन इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। मुजाहिदीन को कितने स्टिंगर प्रदान किए गए और उन्होंने कितने विमानों को गिराया, इस पर आंकड़े अभी भी विवादित हैं। स्रोत 500 से लेकर लगभग 2000 तक के बीच अलग अलग हैं, जबकि उन्हें 269 सोवियत विमानों को नष्ट करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें छोटे हेलीकॉप्टर से लेकर तेज जेट और बड़े परिवहन विमान तक शामिल हैं। इस घातक हथियार के डर से सोवियत पायलट अपने हमलों में अधिक सतर्क भी हो गए। अक्सर उन्होंने बम उन ऊंचाइयों से गिराए जहां वे कम सटीक थे। 1980 के दशक के अंत में मुजाहिदीन के समर्थन में अफगानिस्तान को लगभग $1 अरब की सहायता दी जा रही थी, जबकि युद्ध ने सोवियतों को $5 अरब की लागत दी, जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता प्राप्त करने वाले सबसे प्रमुख समूहों में से एक का नेतृत्व गुलबुद्दीन हेकमत्यार ने किया था, जिसे कनाडा की एक रिपोर्ट में मुजाहिदीन नेताओं में सबसे क्रूर के रूप में वर्णित किया गया था। हेकमत्यार ने सोवियत बलों और अफगान सहयोगियों के विरुद्ध यातना, हत्या का अभियान चलाया और संघर्ष के अंत में अपने कनाडा समर्थन का उपयोग किया मुजाहिदीन समूहों से लड़ने के लिए। इन कारकों से संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान चिंतित हो गए और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह जारी रखता है तो गंभीर परिणाम होंगे। वह पश्चिम के खिलाफ कट्टर थे, लेकिन 80 के दशक में कनाडा के लिए यह महत्वहीन था क्योंकि उन्हें सोवियत से युद्ध करना था। उसके लोगों पर एक ब्रिटिश कैमरामैन और फ्रेंच सहायता कार्यकर्ता की हत्या और अफगान गांववासियों की सहायता चोरी करने का आरोप लगने पर भी और उसने अपराधियों की सजा देने से इनकार करने पर भी उसे सहायता मिली। न केवल स्थानीय लोग बल्कि अन्य भी मुजाहिदीन के साथ लड़े थे। हजारों विदेशी योद्धाओं ने उनकी पंक्तियों को भर दिया, जो उन्हें सोवियत के खिलाफ एक जिहाद या पवित्र युद्ध के रूप में लड़ रहे थे। अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था उसामा बिन लादेन। धनी सऊदी परिवार से और इस्लाम को पृथ्वी के प्रमुख धर्म मानने वाले बिन लादेन ने योद्धाओं की भर्ती के लिए वैश्विक कार्यालयों का नेटवर्क स्थापित किया और अपनी धनी स्थिति का उपयोग करके उन्हें अफगानिस्तान में लड़ने पहुंचाया। फिर भी पश्चिमी खुफिया एजेंसियां बिन लादेन की पश्चिम विरोधी स्थिति को जानती थीं, लेकिन सोवियत से युद्ध के दौरान उन्होंने उसे विरोध करने में कम ही कदम उठाए। अंत में बिन लादेन ने अल-कायदा अर्थात आधार का गठन किया और वे युद्ध के अंतिम चरणों में मुजाहिदीन में एक प्रमुख और शक्तिशाली बल साबित हुए और अभी भी पश्चिम द्वारा समर्थित थे। उनके खिलाफ लड़ने वाले सोवियत सैनिकों के लिए मुजाहिदीन एक अप्राप्य और भयानक दुश्मन थे। वे कभी भी कैदियों को दीर्घकाल नहीं रखते थे और यदि कोई सोवियत सैनिक दुर्भाग्य से जीवित पकड़ा जाता तो उसे क्रूर और पीड़ादायक मौत का सामना करना पड़ता था। मुजाहिदीन के आतंक को जानने वाले सोवियत सैनिक युद्ध से घर वापसी पर अपने पकड़े गए साथियों की कहानियां लेकर आए, जिनके हाथ पैर काटकर उन्हें काफिले या चौकियों के सामने फेंका गया था, जिससे सैनिकों में डर पैदा किया गया। मुजाहिदीन के हाथों पकड़े गए पायलटों का खासकर कठिन समय था, क्योंकि सोवियत वायु शक्ति ने उन पर सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। मुजाहिदीन समूहों ने कैदियों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का प्रयास किया ताकि वे इस्लामी अदालत में मुकदमे का सामना कर सकें, पर यह अधिकतर असफल रहा और स्वतः उन्हें मार दिया जाता था। प्रतिक्रिया में सोवियत सैनिकों ने अपना खुद का आतंक उन सभी पर छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने मुजाहिदीन का समर्थन करने का संदेह था। नागरिकों की पिटाई और हत्या की गई, अक्सर सैनिकों की मनमानी पर,
में से कुछ ने युद्ध के बाद कबूल किया कि उन्होंने बस यह देखने के लिए लोगों की हत्या की थी कि यह कैसा लगता है। एक भयानक घटना में एक अफगानी महिला को हेलीकॉप्टर में खींचा गया। सैनिकों ने उसे देशी इलाके में उड़ते समय सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया। 1980 के अंतिम तिमाही के शुरू होते ही अफगानिस्तान खून में डूब गया और सोवियत लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। नए सोवियत प्रधानमंत्री गोर्बाचेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम की वापसी की गूंज का पुनरावृत्ति करते हुए अपनी सेना के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया, जो अफगान सरकारी बलों को साम्यवाद की रक्षा में अफगानिस्तान में अगुवाई के लिए प्रशिक्षित और तैयार कर रहे थे। 1987 में डॉ. मोहम्मद नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जो मॉस्को के लिए केवल एक कठपुतली थे, और जल्द ही सोवियत बलों का अवसर्जन शुरू हो गया। वापसी 1989 के फरवरी में पूरी हुई, जब सोवियत जनरल बोरिस ग्रोमोव अमू दरिया नदी के पुल को पार करके सोवियत संघ में चले गए। वह अफगानिस्तान से जाने वाले आखिरी सोवियत सैनिक थे। युद्ध ने सोवियत संघ को करीब 14,000 जीवनों की कीमत चुकानी पड़ी और लड़ाई में हुए घावों से कई और विकलांग हो गए। अफगानिस्तान से वापस आने पर सोवियतों को नायक के रूप में स्वागत नहीं मिला, बल्कि उन्हें एक टूटते देश में वापस आना पड़ा, जो 2 साल में और अधिक अस्तित्व में नहीं होगा। हालांकि मुजाहिदीन के लिए भी कोई जश्न नहीं था। सिर्फ 1.5 मिलियन अफगान मरे नहीं, 5 मिलियन विकलांग और 5 मिलियन पाकिस्तान शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित हुए। मानो पहले ही खून बहाया जा चुका था, फिर अपरिहार्य हुआ। सोवियत सेना के अभाव में कई दल पुरानी दुश्मनी का पीछा करने में लौटे और एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नजीबुल्लाह की बची हुई सेनाओं ने नागरिक युद्ध के शुरू होने पर लड़ाई रोकने में असमर्थ रही। 1992 तक 4 प्रमुख दल, जिनमें हेकमत्यार का एक दल भी शामिल था, सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कुछ छोटे, कम प्रभावशाली दल और अनेक डाकू भी अराजकता का लाभ उठा रहे थे। अप्रैल 1992 में मॉस्को के सहयोगियों के चले जाने के बाद नजीबुल्लाह को इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया और अब्दुल रहीम हातेफ की सुपरविजन में अफगानिस्तान के नए इस्लामी राज्य को संचालित करने के लिए एक नई 7 सदस्य परिषद की स्थापना की गई। लेकिन इसने इस्लामी कानून की बहाली के साथ शांति बनाए रखने में असफलता दिखाई। जून में इस्लामी संघ के नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, परंतु हेकमत्यार ने सत्ता का साझा का अनुरोध किया। जल्द ही दोनों के अनुयायी बल काबुल की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। रब्बानी ने हेकमत्यार की शर्तों पर सहमति दी और मार्च 1993 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फिर भी देश अपने नकारात्मक चक्र में जारी रहा। प्रमुख सड़कों पर वाहनों को रोकने और सुरक्षित पार जाने के लिए टोल मांगने वाली डकैतों की टोलियां थीं। इन गिरोहों के बीच केवल कुछ मील की दूरी होने से गरीबी से जूझते अफगानिस्तान के लिए समुदाय के बाहर यात्रा करना असंभव हो जाता था। इसके अलावा युद्धपतियों ने एक दूसरे पर शक्ति और प्रभाव के लिए संघर्ष करना जारी रखा और लड़ाई बेहद हो गई। हिंसा में काबुल का नष्ट होने का कगार पर आ गया और लाखों शरणार्थी, जिनमें से कई सोवियत कब्जे से विकलांग थे, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां डकैत या सीधी भूख उनका इंतजार कर रही थी। पीड़ा का अंत नहीं लग रहा था। इसी समय एक नया दल उभरा और वह न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता था। उनका नाम तालिबान था। तालिबान के रूप में जिस समूह की उत्पत्ति हम जानते हैं, उसकी सटीक उत्पत्ति ठीक से निर्धारित करना कठिन है, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि यह 1994 में गठित हुआ था। इससे पहले संगठन के नाभिक को सोवियत के साथ युद्ध के दौरान उभरे पश्तून मुजाहिदीन समूहों तक वापस जा सकता है। संस्थापक सदस्यों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कठोर ट्यूटर्स के निर्देशानुसार संविधानशील इस्लामी स्कूलों में अध्ययन किया, जिन्होंने इस्लामी कानून और शिक्षाओं की सख्ततम व्याख्याओं को ठोस बनाया। संस्थापक सदस्यों ने तय किया कि वे तालिबान नाम अपनाएंगे, जो पश्तून शब्द है और छात्र का अर्थ देता है। इस शीर्षक के बावजूद कई सोवियत युद्ध अनुभवी थे और उनके पास चोटें भी थीं। उदाहरण स्वरूप, बाद में काबुल के मेयर बनने वाले अब्दुल मजीद ने एक पैर और 2 उंगलियां खो दी थीं, जबकि नुरुद्दीन तराबी, मोहम्मद गौस और मुल्ला मोहम्मद ओमर ने
एक आंख खो दी थी। ये लोग तालिबान के ऊपरी स्तर के आंतरिक वृत्त का गठन करेंगे और इससे लेखक अहमद राशिद तालिबान के नेतृत्व को दुनिया का सबसे अक्षम के रूप में वर्णन करने के लिए प्रेरित होंगे। राशिद द्वारा 2001 से पहले साक्षात्कारित मोहम्मद गौस ने उन बहुत ही प्रारंभिक दिनों में तालिबान के बीच भावना की व्याख्या की। हमने लंबे समय तक बैठकर विचार किया कि हम भयानक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। शुरुआत में हमें सिर्फ अस्पष्ट योजना थी और हमें असफलता का डर था, पर हमें यकीन था कि हम अल्लाह और उसके छात्रों के साथ काम कर रहे हैं। उनकी कठोर शिक्षाओं से उत्पन्न होने वाले वे अपने चरम व्याख्या में शरीयत कानून, कुरान और पवित्र पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं द्वारा निर्धारित नियमों में अनुशंसा करते थे, जिसमें यह बताया गया है कि मुसलमानों को अपने जीवन कैसे जीना चाहिए। हालांकि यहां की मुख्य शब्द है व्याख्या, क्योंकि जैसा कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन विश्वविद्यालय के इस्लामिक अध्ययनों के अध्यक्ष प्रोफेसर अकबर अहमद ने अगस्त 2021 में समझाया, शरिया का शाब्दिक अर्थ होता है पथ, जो कुरान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। सदियों भर में आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान होते हैं। उदाहरण के लिए शिया मुस्लिम विद्वानों का उसी चीज की थोड़ी अलग व्याख्या हो सकती है। इंडोनेशिया में पूर्व की ओर विद्वानों की थोड़ी अलग व्याख्या हो सकती है। इन सभी को संस्कृति के संदर्भ में समायोजित किया जाता है। तालिबान ने प्रमुख रूप से अत्यधिक संवेदनशील स्कूलों से, जिनमें उसके नेताओं ने अध्ययन किया, भर्ती की और कुछ महीनों में मुल्ला मोहम्मद ओमर के नेतृत्व में 12,000 अनुयायियों का समूह इकट्ठा किया। तालिबान स्रोतों के अनुसार ओमर को एक महिला द्वारा दिखाई गई दृश्य में अफगानिस्तान की अराजकता को समाप्त करने और अल्लाह के निर्देशानुसार विजय की ओर बढ़ने के लिए कहा गया था। दूसरा ओमर के बाद मुल्ला मोहम्मद हसन था, जिन्होंने तुराबी की तरह सोवियतों के साथ जंग में एक पैर खो दिया था और इसलिए उन्होंने लकड़ी का पैर लगवाया था। हसन तालिबान के वरिष्ठ सदस्य थे। सोवियत कब्जे के समय ओमर को जानते थे, लेकिन विभिन्न मुजाहिदीन समूहों में विभाजित थे। सोवियत के वापस जाने के बाद ही उन्होंने साथ काम करना शुरू किया। 2 कारकों ने अफगानिस्तान के ग्रामीणों के तालिबान समर्थन में योगदान दिया। पहली बात, उस समय विभिन्न अफगानिस्तान सरकारों द्वारा नियंत्रित कई शहरों के विपरीत ग्रामीण समुदायों ने अपने गांवों के बाहर देखना शायद ही देखा, और निश्चित रूप से देश की सीमाओं के परे नहीं, क्योंकि इससे उन्हें सीधा संबंध नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पुराने कठोर शरिया कानूनों को महानगरीय जनसंख्या के मुकाबले लंबे समय तक अपनाया, ज्यादातर महिलाओं के उपचार के संदर्भ में, जिन्हें शिक्षा और करियर से वंचित किया गया था, क्योंकि यह उनकी पत्नियों, माताओं और घरेलू महिलाओं की भूमिका में जरूरी नहीं समझा गया था। इसलिए वे सांस्कृतिक रूप से तालिबान के साथ बंधुत्व पाते थे। दूसरी ओर उनका प्रमुख संवाद बाहरी लोगों के साथ सोवियत सेना के साथ था, जो उन पर अपनी इच्छा थोप रही थी और कभी कभी उनके लोगों को जानबूझकर या अनजाने में मार रही थी, अपने मुजाहिदीन के साथ युद्ध करते हुए। इसने स्थानीय जनसंख्या का सदस्य न होने वाले या मुस्लिम न होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति एक मजबूत पराई भावना उत्पन्न करने में मदद की। तालिबान ने उन पुरुषों की भर्ती की जो इसे सिर्फ राजनीतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक पवित्र बल के रूप में मानते थे, जो न सिर्फ युद्ध समाप्त कर सकता था, बल्कि वर्षों की युद्ध से हुई सांस्कृतिक और धार्मिक क्षति को भी ठीक कर सकता था, जो अफगान लोगों के लिए लड़ी गई थी। तालिबान ने अराजकता के अवसर को पूरी तरह से उठाते हुए अपनी हमलावरी शुरू की, पाकिस्तान सरकार के समर्थन के चलते। पाकिस्तान ने तालिबान, जिन्होंने सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध में व्यापक अनुभव प्राप्त किया, को देखा और उन्हें मध्य एशिया में अपने आर्थिक हितों के लिए एक आदर्श सुरक्षा बल के रूप में माना। पाकिस्तान समर्थन को उनके लोगों के सांस्कृतिक और जातीय बंधनों ने प्रेरित किया था, जो दोनों देशों की मान्यता प्राप्त सीमा के साथ जनजातीय क्षेत्रों में थे। तालिबान के उग्रवादी बहुसंख्यक थे, जो मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय के थे। सीमा के उस पार पश्तूनों ने पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 13% गठन किया, लेकिन सैन्य में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था और इसलिए वे तालिबान के लिए त्वरित रूप से समर्थन जुटा सके। पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया और बदले में उन्होंने तुर्कमेनिस्तान को पहुंचने वाले पाकिस्तान काफिलों के मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की, जो हाल ही में पूर्व सोवियत संघ से अलग हो गया था। पाकिस्तान ने तालिबान आंदोलनों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी प्रदान की और यह अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के रूप में होता था।
जिन्हें उन्होंने बड़े धातु के केस में रखा था, जिन्हें वे तालिबान नेतृत्व के साथ बाहर की ओर बढ़ते समय साथ ले सकते थे। शुरुआती दिनों में परेशान रब्बानी सरकार ने नए पश्तून आंदोलन का समर्थन किया, विचार करते हुए कि वे विरोधी युद्धपतियों के खिलाफ लड़ने में सहयोगी हो सकते हैं। तालिबान के दूतों ने काबुल में रब्बानी से मिले, लेकिन उनका प्रस्तावित गठजोड़ पाकिस्तान लाभदायकों के लक्ष्यों से संगत नहीं था। इसलिए ओमार ने पाकिस्तान का समर्थन किया और ऐसा करके अंत में रब्बानी के विपक्षी बन गए। 12 सितंबर 1984 को 200 तालिबान योद्धाओं ने समझौते का सम्मान करते हुए स्पिन बल्डक की सीमा पर हमला किया, जहां पाकिस्तान से आने वाले अफगान ट्रकों पर माल लोड किया जाता था। आगामी युद्ध में तालिबान ने शहर को कब्जा किया। प्रक्रिया में केवल एक आदमी को खोने के पहले एक नजदीकी हथियार डंप पर हमला कर दिया। यह एक अभियान था जिसे पिछले प्रयासों की तुलना में बिजली की गति से आगे बढ़ाया गया, जिसमें रब्बानी की सेनाओं को भी शामिल किया गया था। लगभग ओमार की भविष्यवाणी को सच करते हुए तालिबान ने अपने स्थापना के बाद लगातार जीत हासिल की और 1994 के अंत तक उन्होंने पूरे कंधाहार प्रांत को कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में से बहुतों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा था और 1955 के मध्य तक उन्होंने काबुल के दक्षिणी भाग और बड़े हिस्से के देश को कब्जा कर लिया था। वे उन युद्धपतियों और जनजातीय नेताओं के खिलाफ लड़ रहे थे जो उनका विरोध कर रहे थे, और राष्ट्रपति रब्बानी की सेनाओं का, जो विदेशी सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जिनके हथियार व्यापारी सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़े थे। हथियार व्यापारी विक्टर बॉट ने संयुक्त अरब अमीरात की रब्बानी सरकार के साथ सौदा करने के लिए एक कंपनी स्थापित की और उन्होंने अल्बानिया से रब्बानी सेनाओं को हवाई रास्ते हथियार भेजना आरंभ कर दिया। सोवियत युद्ध के दिनों के बाद रब्बानी सरकार से कई विमानों को कब्जा करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से सौदा किया कि वे मैकेनिक विमानों को सेवा में वापस लाएंगे। 1955 की गर्मी तक एक तालिबान प्रवक्ता ने गर्व से घोषणा की थी कि अब उनके पास अपने दुश्मनों के साथ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए 8 तेज जेट युद्ध विमान तैयार थे, ज्यादातर कंधार के आसपास पड़े हुए पुर्जे, हथियार और ईंधन का उपयोग करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान की स्थिति की निगरानी करते हुए 3 अगस्त 1955 को एरस्टान नामक रूसी कंपनी द्वारा उड़ाया गया एक कार्गो विमान को विक्टर बॉट ने हथियार वितरित करने के लिए किराए पर लिया था। तालिबान के एक मिग-21 ने विमान को रोका, जिसमें 7 रूसी नागरिक थे। उन्हें कंधार में उतरने के लिए कहा गया और तालिबान ने उन्हें बंदी बना दिया। विमान के होल्ड में 30 टन हथियार पाए गए। तालिबान द्वारा रूसी नागरिकों के कब्जे ने एक अंतर्राष्ट्रीय घटना को उत्तेजित किया और रूसी और संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूतों ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम किया। विक्टर बॉट ने तालिबान की जीत और उनकी रिहाई की आशा में कपड़े, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने के लिए कंधार की उड़ानों की व्यवस्था की। तालिबान ने हां कह दी थी कि विमान कर्मियों को इसे रखरखाव करने की अनुमति दी जाएगी यदि सौदा समझौता हो जाता है, लेकिन सप्ताह और महीनों के बदलते हुए दिनों के साथ यह अधिक असंभाव्य दिखने लगा। बंधकत्व में 1 वर्ष बीतने के बाद रूसी कर्मी ने 16 अगस्त 1996 को भागने का निर्णय लिया। उनके गार्ड दोपहर की नमाज कर रहे थे। उन्होंने अपने विमान को चलाया और संयुक्त अरब अमीरात की ओर उड़ान भर दी। यह तालिबान पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने वाली अद्भुत कहानी थी, लेकिन पूर्व युगोस्लाविया और चेचनिया की घटनाओं ने दुनिया का ध्यान खींच लिया और अफगानिस्तान को अधिकांशतः आपसी लड़ाई में छोड़ दिया गया, जिसमें कुछ साहसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी भी शामिल थे। 1 महीने से भी कम समय में उमर, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद के कपड़े पहनने के बाद अनुयायियों ने कमांडर घोषित किया था, ने अपनी सेनाओं को जीत की ओर ले गए और अंत में काबुल राजधानी शहर को ले लिया। रब्बानी और उनकी सेनाओं ने देश के उत्तर पूर्व और अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा को धरने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने बचे हुए समर्थकों को पुनः संगठित करके तालिबान के पूर्ण शासन के खिलाफ अपने अंतिम बचाव में अनेक लोगों के साथ गठजोड़ की। इसका परिणाम स्वरूप उत्तरी गठबंधन बना, जो अगले 5 वर्षों तक
तालिबान के खिलाफ लगभग केवल संरक्षणात्मक युद्ध लड़ेगा। भारत, ईरान, रूस और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों द्वारा समर्थित, जिन्हें तालिबान या उनके पाकिस्तान समर्थकों का सामना करने में रुचि थी, उनका अपने क्षेत्र पर कब्जा लगातार घटता जाता, जब देश के उत्तर पूर्व में लड़ाई जारी रहती। इसी बीच ओमार ने दुनिया की नजरों में अपनी सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिश की, साथ ही साथ अपने लोगों पर अपने कठोर सिद्धांत लागू किए। 1996 के सितंबर में उन्होंने खुद को अफगानिस्तान के नए इस्लामी एमिरेट के नेता घोषित किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने नए राष्ट्र की मान्यता दी, परंतु विश्व की मान्यता प्राप्त करना कठिन रहा। 1999 के जुलाई में नए एमिरेट के प्रचार के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि 6वीं शताब्दी की बामियान बुद्ध मूर्तियों की सुरक्षा की जानी चाहिए, जो एक समय अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का प्रतीक थीं। तालिबान द्वारा देश की सांस्कृतिक सफाई का डर था, परंतु ओमर ने विदेशी पर्यटकों से आय के आधार पर इसकी सुरक्षा की बात अपने लोगों को बताई। तालिबान के विश्वासों के विरुद्ध मूर्तियां बच सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए उनकी प्राधिकरण का विरोध करने वाले विचारों और विश्वासों के लिए ऐसी सहानुभूति नहीं थी। तालिबान के लिए विचार, विशेष रूप से विदेशी विचार, खतरनाक थे और उनकी नजरों में अल्लाह की इच्छा नहीं थी, और इस प्रकार संगीत, टेलीविजन, कला, फोटोग्राफी और इंटरनेट का उपयोग सभी प्रतिबंधित थे। अब जो उपकरण अवैध थे, उनके विनाश के सार्वजनिक प्रदर्शनों में 1930 के दशक के जर्मनी में यहूदी पुस्तकों के दहन की भयावह गूंज थी, जैसे कि लोगों के विचारों पर एक और युद्ध शुरू होने लगा। तालिबान के तहत मुसलमान होना काफी नहीं था, बल्कि आपको इस्लाम और शरिया कानून की उनकी सख्ततम व्याख्या का पालन करना पड़ता था। तालिबान की इच्छा का उल्लंघन करने वालों पर किसी भी प्रकार की असहमति का सहन नहीं किया जाता था। उन्हें अल्लाह की इच्छा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता था और छोटे अपराधों के लिए भी कठोर सजा दी जाती थी। उदाहरण के लिए समलैंगिक होने का आरोप भी, जो कि सख्ती से मना था, किसी के जीवन को हिंसक और पीड़ादायक अंत तक ले जाता था। इसलिए अफगानिस्तान के पुरुषों ने अपना जीवन हर रोज हर मिनट तालिबान को खुद को साबित करने में बिताया, प्रतिशोध के डर से। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए तालिबान ने जो लैंगिक अपर्थेड के रूप में वर्णित किया जा सकता था, उसे शुरू करने के बाद और भी बुरा होने वाला था। देश भर में लड़कियों के स्कूल तुरंत बंद कर दिए गए और किसी भी प्रकार की पेशेवर महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया। महिलाओं के सबसे मूलभूत मानवाधिकार भी कम कर दिए गए, क्योंकि महिला जनसंख्या अब घर में ही अरेस्ट हो गई थी, बिना पुरुष परिवार के सदस्य के साथ अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। इसके अलावा महिलाओं को सभी समय सार्वजनिक रूप से छिपाने के लिए मजबूर किया गया। उनके पूरे शरीर को बुर्का में ढका हुआ, उन्हें देखने के लिए आंखों पर केवल एक छोटा मेटल जाल। कुछ मामलों में घरों की खिड़कियों को पेंट कर दिया गया था, ताकि केवल उनके पतियों के अलावा किसी ने उन्हें सतत नहीं देखा। एक डरावनी घटना में एक बुजुर्ग महिला को मेटल केज से बेरहमी से पीटा गया जब तक उसका पैर टूट नहीं गया। उसकी अपराध यह था कि उसका टखना अनजाने में खुल गया था जब वह चल रही थी। यह प्रतिबंध चिकित्सा पेशेवरों पर भी था, जिसने तालिबान शासन के शुरुआती दिनों में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाईं, क्योंकि पुरुष डॉक्टर महिला रोगी की जांच नहीं कर सकते थे, परंतु महिलाओं को चिकित्सा प्रशिक्षण या अभ्यास की अनुमति नहीं थी। तालिबान शासन के दौरान महिलाएं ऐसी जीवन बदलावक या खतरनाक बीमारियों से पीड़ित थीं जिसका इलाज पुरुषों को मिल सकता था। इतिहास में अन्य दमनित जनसंख्याओं की तरह तालिबान के अधीन कई महिलाओं को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूगर्भित होने के लिए मजबूर किया गया था। महिलाएं चिकित्सा के मौलिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर अपनी सहोदर महिलाओं को सेवाएं प्रदान करती थीं और विदेशी मित्रों, परिवार और सहायता संगठनों से गुप्त मदद भी लेती थीं। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ने और लिखने के लिए गुप्त स्कूल स्थापित किए गए, लेकिन खोज का डर हमेशा मौजूद था और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की सजा कठोर थी। कुछ महिलाओं के लिए यह बहुत अधिक था और इस्लामी धर्म में आत्महत्या के आध्यात्मिक परिणामों से डरकर वे उत्तरी गठबंधन या अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में भागने की कोशिश करती थीं। उन्हें यह पता था कि यह कितना खतरनाक है, क्योंकि खोज और गिरफ्तारी के डर के साथ साथ
डाकुओं द्वारा मारे जाने का या अतिथेय भूभाग के अच्छे यात्रा को नहीं जीने का डर भी था। अगर तालिबान ने उन्हें भागने की कोशिश में पकड़ लिया तो उन्हें अक्सर अपने पतियों के खिलाफ व्यभिचार के आरोप में सार्वजनिक रूप से पत्थरबाजी की जाती थी। फिर भी कई महिलाएं इसका जोखिम उठाती थीं, जानती थीं कि स्वतंत्रता मिले या मृत्यु हो, कम से कम दुख खत्म होगा। 21वीं सदी की शुरुआत तक कैमरा प्रौद्योगिकी के उन्नति से मानवतावादी एजेंसियां और अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ दल देश में हो रही घटनाओं को दुनिया के सामने ला सके। महिलाओं को पिकअप ट्रक में ले जाकर खेल स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से पीटने, कोड़े मारने और उपहास करने वाली भीड़ के सामने गोली मारने के फुटेज ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन टोकन संक्षेपों के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। पश्चिमी मीडिया के ध्यान और परिणाम स्वरूप पश्चिमी लोगों की अपनी ही रुचि के मामले में चेचन्या में स्थितियां, जहां रूसी सेनाओं ने अलगाववादी गणराज्य को बनाए रखने के लिए एक क्रूर और रक्तरंजित अभियान में हिस्सा लिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की पूर्व युगोस्लाविया में हो रही जातीय सफाई पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशों अफगानिस्तान में घटनाओं को छावनी कर दिया। दूसरी ओर पश्चिमी खुफिया सेवाएं अफगानिस्तान पर अपने अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान दे रही थीं। 90 के दशक में अफगानिस्तान ने कुछ हद तक कट्टर इस्लामी आतंकवादी समूहों के लिए आशा का प्रतीक बना था। यह उनके लिए प्रतीक था जिसे वे सोवियत सेना के पराजय के बाद नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और वे इसे पश्चिमी अविश्वासियों पर विश्वासियों की पहली बड़ी विजय मानते थे। अब जब तालिबान अधिकांशतः नियंत्रण में है, वह अफगानिस्तान को आधुनिक कट्टर इस्लामी राज्य में बदल सकता है और अपने योद्धाओं को जिहाद लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल, जबकि अनेक छोटे समूहों का तालिबान से संबंध था या वे अफगानिस्तान में कार्य करते थे, बिना किसी संदेह के सबसे महत्वपूर्ण था अल-कायदा आतंकी नेटवर्क। संगठन ने अफगानिस्तान में अपने अधिकांश ऑपरेशन को सूडान और महाद्वीपीय अफ्रीका से, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क द्वारा कठोर नियंत्रण किया जा रहा था, वापस ले जाया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभाव वहां कमजोर था। वहां वे तालिबान की मेहमान नवाजी में पश्चिम के खिलाफ आगामी हमलों के लिए षड्यंत्र, तैयारी और प्रशिक्षण कर सकते थे। अल-कायदा को उस समय के अधिकांश जिहादी समूहों से बड़ी खतरा बनाने वाली बात यह थी कि संगठन वैश्विक जिहाद अभियान में कितना सूक्ष्मता से बुना हुआ था। अल-कायदा अफगानिस्तान में स्थानांतरित होते समय संयुक्त राज्य अमेरिका खुफिया ने संगठन छोड़ने के इच्छुक एक अल-कायदा कार्यकर्ता से संपर्क किया और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा के प्रतिबद्धता के बदले में जानकारी व्यापार की। पूछताछ के दौरान यह दल बदलू ने बताया कि इसके नेता ओसामा बिन लादेन अब एक बहुमुखी वैश्विक जिहादी संगठन के प्रमुख हैं, जिसका निदेशक मंडल विभिन्न समूहों के नेताओं से बना हुआ है, या तो अल-कायदा से संबंधित है या उसमें सरलता से समाहित हो गया है। पश्चिमी खुफिया ने 1989 से अपने पूर्व सहयोगी की निगरानी की, जिसमें उनकी सऊदी अरब वापसी और हीरो का स्वागत शामिल था। हालांकि उसी वर्ष के अगस्त में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले और इराकी सेना के सऊदी साम्राज्य को धमकी देने के बाद उनका अपने स्वदेश से संबंध जल्दी ही खट्टा हो गया। बिन लादेन ने सऊदी रॉयल परिवार से संवाद किया और अपने योद्धाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए सद्दाम से संरक्षण की प्रस्ताव दिया। किंग फहद ने वो किया जिसे बिन लादेन कभी सोच नहीं सकते थे। उन्होंने अमेरिका और उनके पश्चिमी सहयोगियों से सहायता मांगी। बिन लादेन नाराज होकर सूडान चले गए, जहां उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने धन से गैर विश्वासियों और उन इस्लामी सरकारों, एजेंसियों के खिलाफ जिहाद का प्रचार और समर्थन शुरू किया जो उनके साथ थीं। 1999 में उन्होंने न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र पर हमले की प्रशंसा की, जहां विस्फोटकों से भरा हुआ ट्रक ट्विन टावर्स के नीचे पार्क किया गया था। इमारतों को गिराने का इरादा था। हालांकि हमला असफल रहा, परंतु 6 लोगों की मौत हुई और 1000 से अधिक घायल हुए। लेकिन इससे अधिक, यह हमला संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों को गहराई तक हिला दिया, क्योंकि यह हमला उस समय इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका भूमि पर हुए सबसे खराब आतंकी हमले था। बिन लादेन इन तथ्यों को नहीं भूलेंगे। 1996 में बिन लादेन ने अफगानिस्तान पहुंचकर अपनी सऊदी नागरिकता खो दी, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को समर्थित किया था। 90 के दशक में पश्चिमी खुफिया विश्लेषकों ने
बिन लादेन को इस्लामी आतंकवाद की वित्त पोषण और प्रचार भूमिका का प्रमुख चेहरा माना। लेकिन 1996 में उन्होंने अपनी धारणा बदली, यह कहते हुए कि बिन लादेन हमलों की सीधी साजिश और तैयारी में सक्रिय थे। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद बिन लादेन ने पश्चिम के खिलाफ युद्ध जारी रखा और 1996 के अगस्त में लंदन स्थित अरबी अखबार अल-कुद्स अल-अरबी ने बिन लादेन द्वारा लिखित 26 पृष्ठों का एक दस्तावेज पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था 2 पवित्र स्थलों की भूमि पर अमेरिकियों द्वारा कब्जा करने के खिलाफ युद्ध की घोषणा। यह अल कायदा का एक फतवा था जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जिहाद की योजना बनाई गई थी। फतवे में उन्होंने गैर आस्थागियों पर दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस्लाम के लोगों ने जायनिस्ट क्रूसेडर्स अलायंस और उनके सहयोगियों द्वारा उन पर किए गए आक्रमण, अन्याय सहने के लिए इतना कि मुसलमानों का रक्त सबसे सस्ता हो गया और उनकी संपत्ति दुश्मनों द्वारा लूट ली गई है। उनका रक्त फिलिस्तीन, इराक में बहाया गया। ये सब और दुनिया देखती और सुनती है और न केवल इन अत्याचारों का जवाब नहीं देती, बल्कि स्पष्ट षड्यंत्र के साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों और अन्यायी संयुक्त राष्ट्र संघ के आवरण के नीचे वंचित लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए हथियार प्राप्त करने से भी रोक दिया गया। फतवा जारी होने के साथ बिन लादेन और अल कायदा ने अफगानिस्तान में जिहादियों की भर्ती और प्रशिक्षण जारी रखा, जबकि अल कायदा ने मुल्ला उमर की सरकार से अपने संबंधों का उल्लेख अक्सर किया। 1996 के बाद काबुल सरकार के प्रति अधीनता दावा किया, लेकिन ऐसा शायद ही हुआ। फिर भी अल कायदा ने तालिबान की सहायता की, देश के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में और उत्तरी गठबंधन के खिलाफ लड़ाई में। बिन लादेन के अपने नए रूप में बने देश में आने से उमर को बहुत समस्या हो रही थी, न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बल्कि अपनी सरकार से भी, जो पश्चिम के साथ सक्रिय रूप से युद्ध कर रहे आतंकवादी संगठन की मेजबानी की बुद्धि का सवाल उठा रहे थे। और जब वे अन्यथा सामान्य रूप से तालिबान की अनदेखी कर रहे थे, तो वह ध्यान आकर्षित करेगा। शायद उसके खिलाफ उमर को प्रभावित करने वाले लोगों और सूडान से अपनी शर्मनाक वापसी को याद करते हुए बिन लादेन ने हर मौके पर उमर को खुश रखने की कोशिश की। 1999 में बिन लादेन ने अपनी संगठन की वित्तीय संसाधन और श्रम का उपयोग करके कांडहार में सड़कें, स्कूल, मस्जिदें, एक बांध और उमर के परिवार के लिए एक घर जैसी परियोजनाओं की प्रेरणा दी। बिन लादेन ने ये परियोजनाएं अधीनस्थों को सौंपी, परंतु प्रबंधन और धन की कमी के चलते, जिससे वैश्विक जिहाद को फंड मिला, इनमें से कई बेअसर हुईं। यह स्थानीय अफगान आबादी के लिए निराशाजनक था, जिन्होंने विदेशी लोगों को उनकी गरीबी के मुकाबले शानदार जीवन शैली जीते देखा। यह आक्रोश बिन लादेन के धन संपत्ति द्वारा मोहित होने के खिलाफ तालिबान के कई नेताओं में फैल गया। धीरे धीरे यह नतीजा निकला कि कई तालिबान के ऊपरी पदस्थ अल कायदा की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए मनाए गए। 2-3 फरवरी 1988 को बिन लादेन ने 4 अन्य प्रमुख इस्लामी आतंकवादी संगठनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने एक दूसरा फतवा घोषित किया जिसने आतंकवादियों को अमेरिकियों और इसराइलियों को बेतरतीब मारने की अनुमति दी। 5 हस्ताक्षरकर्ताओं ने खुद को यहूदियों और क्रूसेडरों के खिलाफ जिहाद के लिए विश्व इस्लामी मोर्चा के रूप में पहचाना और उन्होंने फतवा घोषित किया, जो वे देख रहे थे कि सऊदी अरब और इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अधिकार और अमेरिका के इसराइल के लिए समर्थन के विरोध में। अपनी नागरिकता रद्द करने के बावजूद सऊदी सरकार इससे चिंतित थी कि यह अमेरिका के साथ उनके संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगा, और इस प्रकार 1988 के जून में प्रिंस बिन फैसल अल सौद, जो उस समय सऊदी अरब के प्रमुख थे, ओमार से मिलने के लिए अफगानिस्तान गए। सऊदी प्रिंस ने बिन लादेन के मामले पर अपने देश की स्थिति को रूपरेखित किया, मांग की कि या तो तालिबान उन्हें और अल कायदा को अपने देश से निकाल दें या वैकल्पिक रूप से उन्हें सऊदी अधिकारियों को सौंप दें, या फिर दोनों देशों के बीच संबंधों के संबंध में परिणाम होंगे। सऊदियों ने ओमार को प्रलोभित करने के लिए अफगानिस्तान को अतिरिक्त सहायता दी, जिसमें 400 नए पिकअप ट्रक शामिल थे, जिन्हें तालिबान ने अपने सैनिकों और सामग्री को उत्तरी गठबंधन के खिलाफ
लड़ाई में अफगानिस्तान की कठिन भूमि पर ले जाने के लिए उपयोग किया। ओमार ने शुरू में सौदों को स्वीकार किया और सऊदी अरब ने उनकी सरकार को मान्यता दी। उन्हें यह जानते हुए भी उनकी आवश्यकता थी। फिर भी 1988 के अगस्त तक वार्ता असफल थी। तुकरी की मांगों का पता चलने पर बिन लादेन ने खुलकर उसे जियोनिस्ट योद्धाओं के दूत होने का आरोप लगाया, जिनसे वह और उनकी जनता युद्ध में थी। इसी बीच अमेरिका में कनाडा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पेंटागन अफगानिस्तान में बिन लादेन को अपहरण करने की योजनाओं का अन्वेषण कर रहे थे। प्रमुख योजना बिन लादेन को पकड़ने और उसे एक पहले से तय किए गए रेगिस्तानी स्थान पर ले जाने के लिए स्थानीय अफगान किराए के सिपाहियों की नियुक्ति थी। वहां C-130 हरकुलिस कार्गो प्लेन का विशेष संशोधित लघु उड़ान और उत्तरण संस्करण को उतारा और पैसे के बदले में बदल दिया जाएगा। 90 के दशक में सोमालिया में संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों पर हमलों से जुड़े बिन लादेन के आरोपों के बाद यह योजना बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मुख्य खिलाड़ियों के मतभेद और भूलने की चिंता, जैसे कि हरकुलिस को गिराना, ने तैनाती के आदेश में देरी की तब तक जब तक इसे रद्द कर दिया गया। अमेरिका ने बाद में सोमालिया में हमलों के लिए बिन लादेन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। अब तालिबान के तहत अफगानिस्तान में स्थिरता प्राप्त कर चुके बिन लादेन के लिए वह समय आ गया था जब उन्होंने अमेरिका पर वह शानदार सुर्खियां छीनने वाला हमला करने का सपना देखा था। सूक्ष्म योजना और तैयारी के बाद 7 अगस्त 1988 को तंजानिया और केन्या में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावासों पर ट्रक बम से समानांतर हमले किए गए, जिससे मिलकर 60 लोग मर गए और 200 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। अल-कायदा सहयोगी मिस्री इस्लामिक जिहाद द्वारा किया गया हमला, जिसे बिन लादेन ने संचालित किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं के सद्दाम से लड़ने के लिए सऊदी अरब में आने की 8वीं वर्षगांठ पर हुआ था। फिलिस्तीनी मोहम्मद सादिक हवैदा नामक व्यक्ति का जाली पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करते समय गिरफ्तारी ने यह स्थापित कर दिया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकारा कि वे अल-कायदा के सदस्य थे और नैरोबी दूतावास पर हमले में शामिल थे। वॉशिंगटन में क्लिंटन प्रशासन ने अपने विशाल खुफिया नेटवर्क का उपयोग करके एक गहन जांच शुरू की। उन्होंने त्वरित रूप से साबित करना शुरू कर दिया कि अधिक हमले तैयार हैं और बिन लादेन संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या केंद्रों पर हमला करने के लिए विनाशकारी रासायनिक हथियार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार बिन लादेन को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 10 सबसे चाहिए वाली सूची में शामिल किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जाना जिसने उनके खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। उसे लगा कि उसने अमेरिका को शानदार चोट पहुंचाने और मुख्य जिहादी नेता के रूप में स्थान सुरक्षित करने की अपनी इच्छा को पूरा किया, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। एक सप्ताह बाद 14 अगस्त 1988 को अरब सागर में घूम रहे 4 संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के युद्धपोत और एक पनडुब्बी ने अपने लॉन्चर्स से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों को निकालना शुरू कर दिया। मिसाइलों ने उड़ने के बाद खुद को संरचित किया, पाकिस्तान वायुमंडल को पार करने के लिए पंख फैलाए और अफगानिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों पर हमला किया, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका खुफिया ने विश्वास किया था कि अल-कायदा नेताओं की शिखर सम्मेलन हो रही थी, जिसमें बिन लादेन भी शामिल थे। अमेरिका के ऑपरेशन इन्फिनिट रीच मिशन का उद्देश्य था अल-कायदा के शीर्ष स्तर को जितना संभव नष्ट करना और उसकी रासायनिक हथियार निर्माण क्षमता को खत्म करना। बाद में लाल सागर के युद्धपोतों ने सूडान के अल-शिफा में एक स्थल पर टोमाहॉक मिसाइलों की आग की, जिसे समझा गया कि वह बिन लादेन के लिए रासायनिक हथियार तैयार कर रहा था। हमलों में प्रशिक्षण शिविर और अल-शिफा ने बड़ी क्षति सही। तालिबान के अनुसार 21 मृत्यु और अनेक घायल नागरिकों सहित। राष्ट्रपति क्लिंटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों से बातचीत करते हुए अपनी प्रशासन के हमले की नीयत को उद्घाटित किया और कहा, हमारा लक्ष्य आतंक था, हमारा मिशन स्पष्ट था, उस उग्रवादी समूहों के नेटवर्क पर हमला करना जो ओसामा बिन लादेन के साथ संबंधित और उनके द्वारा वित्त पोषित थे। शायद आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सर्वोच्च संगठनकर्ता और वित्त पोषक अमेरिका ने संचालन को सफलता मानी। हालांकि बिन लादेन की सिर्फ जीवन बचने से ही इस्लामी आतंकवादियों में प्रतिष्ठा बढ़ी, जैसे भगवान ने उन्हें पश्चिम के खिलाफ जिहाद जारी रखने के लिए बचाया हो। अमेरिका द्वारा अल-कायदा पर उम्मीद की गई नुकसान से कम थी, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश व्यक्ति पाकिस्तान थे।
जो विवादित कश्मीर क्षेत्र में भारत के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार थे। हड़तालें अफगानिस्तान के प्रमुख जनसंख्या केंद्रों में प्रकट हुईं, जबकि मुल्ला ओमर ने सार्वजनिक रूप से बोलकर हमलों पर प्रेसिडेंट क्लिंटन के खिलाफ व्यक्तिगत हमला किया। सप्ताह के पहले क्लिंटन को मानना पड़ा था कि उन्होंने मोनिका लेविंस्की के साथ कार्यालय में अवैध संबंध बनाए थे। ओमर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने अमेरिका के अपने शर्मनाक कार्यों से ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान में मासूमों की हत्या की है। तालिबान के कुछ सदस्यों ने लेविंस्की की यहूदी धरोहर के कारण उसे एक इजरायली खुफिया एजेंट होने का आरोप लगाया, जिसे कहा गया था कि उन्होंने क्लिंटन को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए दबाया था। फिर भी तालिबान द्वारा अल कायदा की मेजबानी ने, जैसा कि काबुल में कुछ लोगों ने डरा था, दुनिया की प्रमुख सुपर पावर को उनके द्वार पर सभी गलत कारणों के लिए खटखटाया। लेकिन 1988 के उस असाधारण सप्ताह में मौलाना ओमर और तालिबान के पास पश्चिम में एक संभावित रूप से अधिक दबाव वाली आपात स्थिति विकसित हो रही थी। बिन लादेन के संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावासों पर हमले के 2-4 घंटे के भीतर तालिबान बल मज़ार शरीफ में उत्तरी गठबंधन के साथ युद्ध में उलझ गए थे, जहां ईरान का एक कॉन्सुलेट था। ईरान की शिया क्रांतिकारी सरकार ने पश्तून तालिबान के विरोध में अधिकांशतः शिया उत्तरी गठबंधन के साथ सहानुभूति व्यक्त की, जिससे उन्हें गुस्सा आया। इस परिणाम स्वरूप तालिबान ने कई ईरानी ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा और उत्तरी गठबंधन समूहों को हथियार और सामग्री चलाने के लिए रखा था। तालिबान सेनाओं ने वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और 10 ईरानी राजदूतों और एक पत्रकार की हत्या की। ओमर का दावा था कि हत्यारे अनाधिकृत तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन यह तेहरान में भावनाएं शांत करने में असमर्थ रहा, जहां अय्यातोल्लाह खोमेनी की सरकार ने बड़े युद्ध की चेतावनी दी। वादा निभाते हुए अय्यातोल्लाह ने सीमा पर 2 लाख सैनिकों की तैनाती की, जिसका समर्थन टैंक और विमानों ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान, तालिबान और पाकिस्तान बीच कूटनीतिक प्रयासों को त्वरित शुरू किया, जिन्हें ईरान ने ओमर की सेनाओं के समर्थन में युद्ध विमान तैनात करने का दावा किया था। यह पहली बार था जब मौलाना ओमर ने संयुक्त राष्ट्र संघ से किसी से बात की थी जो पाकिस्तान नहीं था, और कई अवलोककों की नजरों में इन वार्ताओं को अफगानिस्तान में तालिबान की मान्यता के रूप में पहली पहचान माना गया। अगर आधिकारिक नहीं तो व्यावहारिक निश्चित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बातचीत के बाद ईरान ने सैन्य कार्रवाई से बचने में सफलता पाई। 45 कैद ट्रक चालकों की रिहाई हुई और मरे हुए राजदूतों के शव दफन किए गए। काबुल और तेहरान के बीच संबंध सुधारने की असफल कोशिशों के बावजूद उत्तरी गठबंधन के लिए सहायता बढ़ी, जिन्हें ईरान और रूस से वाहन और हेलीकॉप्टर भी मिले। इस प्रकार विश्व राजनीति की कहानी में एक अजीब मोड़ के साथ तालिबान ने विश्व के अन्य लोगों की तुलना में कुछ हासिल किया और मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका को अफगानिस्तान के प्रति उनके रवैये के संबंध में एक ही पृष्ठ पर ले आया। समय समय पर अन्य सरकारें अफगानिस्तान पर नजर रख रही थीं, जो तालिबान के आतंकवाद से जुड़े होने के कारण लगभग सभी के लिए खतरा बन गया था। सुरक्षा की गारंटी न होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान से कर्मियों और राजदूतों का निकास कर दिया। जब इटली सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई और फ्रांसीसी पत्रकार काबुल में घायल हुआ। दुर्भाग्य से इस निर्णय से अफगान लोगों को सबसे अधिक पीड़ा हुई, क्योंकि यह अक्सर उनकी एकमात्र मानवतावादी और चिकित्सा सहायता थी। अल कायदा और कश्मीर में लड़ने वाले पाकिस्तान समूहों के साथ साथ अफगानिस्तान में आधार शिविर बनाने वाले अन्य आतंकवादी समूहों में उज्बेकिस्तान की इस्लामी आंदोलन भी थे, जिन्होंने मध्य एशियाई देशों में आतंकवादी अभियान चलाए। अन्य छोटे समूहों ने, जिनकी मुख्य लक्ष्य थी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में स्वतंत्र इस्लामी राज्य स्थापित करना, जैसे चीन, वहां अपना आश्रय बनाया। यह लग रहा था कि 2000 के वर्ष की शुरुआत तक तालिबान का अफगानिस्तान इस्लामी मूलभूतवाद की एक आसन्न लहर की अगुवाई कर रहा था, जो दुनिया भर में फैलने वाला था। यह इस्लामी आतंकवादियों का वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था। 2000 के वर्ष तक अफगानिस्तान को आतंकवादी समूहों के आवास और समर्थन के लिए विश्व के लगभग हर प्रमुख देश ने नकार दिया था, जिसके कारण वह कूटनीतिक जंगल में खो गया था। केवल उनका पुराना सहयोगी पाकिस्तान, जो 90 के दशक के अंत में परमाणु हथियार कार्यक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्याय बन गया था, उन्हें समर्थन देता रहा। इसने उस दृष्टिकोण को बल दिया
जिसे कई अफगान बाहरी दुनिया के प्रति रखते हैं, विशेष रूप से पश्चिमी मीडिया में उनकी महिलाओं के उपचार के चित्रण को देखकर कि यह उनके जीवन शैली को नष्ट करने के लिए वहां है। यह तालिबान के लिए जटिल था, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया उन्हें महिलाओं के प्रति क्यों इतनी कठिनाई से देखती है। उनके दृष्टिकोण से वे महिलाओं की आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा कर रहे थे, युद्ध से नष्ट हुए गरीब देश में हानि से। शिक्षा संबंधी प्रश्न पर ओमर ने अंततः मान्य किया कि महिलाओं को कुछ शिक्षा चाहिए, और काबुल में एक लड़कियों का स्कूल था जो 7 साल की उम्र से ऊपर चुनिंदा लोगों को पढ़ाता था। अंततः महिलाओं को भी चिकित्सा पेशेवरों के रूप में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई ताकि वे लिंग विभाजित अस्पतालों में काम कर सकें। लेकिन इनमें से किसी ने तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान का सार्वभौमिक नियंत्रण नहीं किया। तालिबान को एक पश्चिमी सरकार, जिसके पास छोटी सरकारों पर संघीय प्राधिकरण होती है, के साथ तुलना करने में समस्या है। बजाय इसके, तालिबान सरकार एक कार्यक्रम थी जिसमें जनजातियां और दल ओमार के राजनीतिक लक्ष्यों की ओर काम करने पर सहमत होते थे, लेकिन ये लक्ष्य कानून नहीं थे। तो जबकि कुछ लड़कियों को काबुल में मूल शिक्षा दी गई थी, इस बात का विचार कि यह देहात में हो रहा है हाथ से खारिज कर दिया गया था। इस परिणाम स्वरूप 2000 तक तालिबान ने पाया कि संगठन की सामंजस्य में दरारें शुरू हो रही थीं। तालिबान के खिलाफ उत्तरी गठबंधन में लड़ने के लिए अधिक पुरुषों को अपने समुदाय छोड़ने की आवश्यकता ने त्वरित रोष उत्पन्न किया। जैसा कि तालिबान की कार्रवाई ने यह दोनों स्थानीय अर्थव्यवस्था और नेतृत्व को कमजोर किया। ओमर हमेशा देश की कठिनाई के लिए धन की कमी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रोके गए विदेशी सहायता को दोषी मानते थे। इस प्रकार 2000 के वर्ष में 13 जनवरी को जब तालिबान के गार्डों ने उनकी सुरक्षा वाले खजाने से $2 लाख चुरा लिए, तो देश की अर्थव्यवस्था अचानक रुक गई। इससे केवल सामान्य अफगानिस्तान को और अधिक चोट पहुंची, लेकिन उत्तरी लड़ाई के बाहर संगठित विरोध और बाकी के डकैतों के गिरोह कम ही थे और दूर दूर तक थे। तालिबान ने देश के हर कोने में अपने अनुयायियों और धार्मिक पुलिस के माध्यम से पहुंच बनाई है, कठोरता से लोगों के जीने के तरीके पर कार्रवाई कर रहा है, चाहे वह सबसे छोटा उल्लंघन क्यों न हो। स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त करना अपराधियों और उनके परिवार पर भयानक दंड का निमंत्रण था। लेकिन ओमर ने पहले ही दिखा दिया था कि उनका सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, जिसे विदेशी योद्धाओं के प्रवेश ने और बिगाड़ दिया। प्रत्येक का अपना विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्य होता है। यहां तक कि जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुलित करने के लिए उत्तरी गठबंधन कैदियों को नहीं मारने के आदेश जारी किए, फिर भी नरसंहार निरंतर चलता रहा। उत्तर में पुरुषों और बालकों की हत्याएं और महिलाओं और बालिकाओं के बलात्कार का तालिबान ने समर्थन किया हो या नहीं, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि वास्तविकता यह है कि उनका बल कई बार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था। ओमर ने अपने आप को उस स्थिति में पाया जिसने पहले कई काबुल के नेताओं को तंग किया था। उनके काबुल केंद्रित दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की कोशिशों के कारण ग्रामीण दलों के नेताओं ने उन्हें यह आरोप लगाया कि उन्होंने अफगान जीवन शैली को नजरअंदाज कर दिया है। फिर भी वह अपेक्षाकृत अविवादित रहे। 2000 की 6 फरवरी को तालिबान के अधीन नागरिक जनसंख्या की दुर्दशा फिर से संक्षेप में विश्व ध्यान में आई, जब 2 भाई अली और मोहम्मद सफी ने 9 पुरुषों का एक समूह नेतृत्व किया, जिन्होंने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन के एक बोइंग 727 का अपहरण कर दिया। विमान काबुल और मज़ार शरीफ के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर था, परंतु अपहरणकर्ताओं ने नियंत्रण कर लिया और पायलटों से ब्रिटेन की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्होंने स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर 2 रिफ्यूलिंग स्टॉप्स, जिसमें मॉस्को भी शामिल था, के बाद उतरा। पुरुषों का ब्रिटिश प्राधिकरणों द्वारा 10 फरवरी को गिरफ्तार होने से अपहरण समाप्त हुआ। पूछताछ में पुरुषों ने बताया कि वे तालिबान शासन से बचने के लिए इस नाटकीय और खतरनाक कदम को उठाया था, और जबकि दोषी अपराधियों के रूप में एक ब्रिटिश अदालत ने सहमति दी कि उन्हें अफगानिस्तान में वापस भेजना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि यह निश्चित रूप से यातना और मृत्यु के समान होगा। हिजैकिंग के बाद तालिबान के नियंत्रण में लोगों के प्रति उसके व्यवहार और इस्लामी उग्रवाद से उसके संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया। उसी साल में एक गंभीर सूखा ने देश को प्रभावित किया और हजारों अफगान जीवनों को खतरे में डाल दिया। तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अपीलों के बावजूद सिर्फ थोड़ी ही सहायता पहुंची, चूंकि मुख्य मान्यता यह थी कि तालिबान इसे लूट लेगा या सहायता कर्मियों को बंधक बना देगा, जैसे कि वेस्टर्न शिक्षकों की गिरफ्तारी
और उन पर ईसाई धर्म प्रचार का आरोप। इस दौरान उत्तरी गठबंधन के खिलाफ युद्ध चलता रहा और जुलाई में तालिबान ने काबुल के उत्तर में अपने पुराने दुश्मनों पर नया हमला शुरू किया। इसमें कई सोवियत युग के टैंक और विमान शामिल थे। फिर भी वे किसी महत्वपूर्ण लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ साबित हुए। इस प्रकार जुलाई में उन्होंने राजधानी शहर के उत्तर पूर्व में एक हमला शुरू किया। उनका मुख्य लक्ष्य ताजिकिस्तान से उत्तरी गठबंधन की सप्लाई लाइंस को नष्ट करना था, जिससे उनके दुश्मन के प्रति वफादार नागरिकों ने बेतरह बमबारी देखी। करीब 1,50,000 अफगान शरणार्थी बमबारी से बचने के लिए ताजिकिस्तान भागने का खतरनाक रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान पर और अधिक संकट लगाए और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और अधिक अलग होते हुए ओमार ने बामियान बुद्धों की सुरक्षा करने का कोई और कारण नहीं देखा और 26 फरवरी 2001 को उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। दुनिया ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर एक मध्ययुगीन देश के रूप में देखा, लेकिन पश्चिमी जनसंख्या ने इसे किसी और की समस्या माना। यह उन्हें किसी महत्वपूर्ण तरीके से कैसे प्रभावित कर सकता है? यह अभी भी 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी में एक अपेक्षाकृत सामान्य मंगलवार की सुबह के प्रमुख विचार थे।